दोस्तों, शादी के बाद अगर किसी महिला का उसके पति के साथ में रिश्ता बिगड़ जाए और शादी के महज कुछ ही साल यानी 6 महीने 1 साल के बाद में अगर ये चीज़ें बिगड़ जाएं तो लोग समझते हैं कि शायद इन दोनों का नेचर एक दूसरे से मेल नहीं खाया, शायद इन दोनों को एक दूसरे की आदतें अच्छी नहीं लगी, शायद ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, इस वजह से रिश्ता बिगड़ के रह गया। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में किसी भी रिश्ते को ख़त्म होने के लिए समय की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि कितना भी पुराना और कितना ही पवित्र और कितना ही प्यार वाला रिश्ता क्यों ना हो, आज के इस दौर में हर रिश्ता टूटता चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक महिला अपने पति के साथ एक दिन नहीं गुजारती है, बल्कि 12 साल अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। लेकिन उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में उसी के एरिया का एक लड़का आ जाता है, जिसके बाद में उस परिवार के अंदर कुछ ऐसा होता है कि यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग शायद अपना माथा पकड़ लें और आप लोग यही कहें कि आखिर किस तरीके की महिला थी और इसको अपने पति से आखिरकार क्या चाहिए था। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, बात करें अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना से, और तेलंगाना में एक जगह लगती है संगारेड्डी, और इसी संगारेड्डी के अंतर्गत एक एरिया आता है नारायण खेड़। नारायण जो खेड़ा है, यहीं पर एक गांव पड़ता है गंगापुर गांव, और इसी गंगापुर गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार में जो परिवार के मुखिया है, इनका नाम है मुथ्यम रेड्डी। उम्र लगभग इनकी 42 साल के आसपास है। मुथ्यम रेड्डी के परिवार में उनकी पत्नी, जिसका नाम था कल्पना, और इनके 2 बच्चे भी थे। ये जो पूरा परिवार था हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। मुथ्यम रेड्डी अपना कामकाज किया करते थे, जो भी इनका काम था उसके बाद में उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। जिंदगी का वही रूटीन था, सुबह 8 बजे काम पर चले जाना, शाम को 5-6 बजे के आसपास लौट आना। अच्छा, जो पत्नी थी वो भी पति के जाने के बाद घर का कामकाज संभाला करती थी, और साथ के साथ बच्चों को और सास ससुर को सबको बहुत अच्छे से देख रहे, बहुत अच्छे से ट्रीट किया करती थी। परिवार अच्छा चल रहा था, खुशी थी। भले ही परिवार में पैसे कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार के अंदर खुशियां भरपूर थीं। परिवार में ना तो कोई परेशान था और ना कोई कलेश और ना किसी भी तरीके का कोई झगड़ा। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 16 मई साल 2026, और इसी 16 मई साल 2026 को मुथ्यम रेड्डी अपने काम से अपने पत्नी से ये कहकर जाते हैं कि वो जल्दी लौट आएंगे। उसके बाद में मुथ्यम रेड्डी चले जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, जिस समय उन्हें लौट आना चाहिए था उस समय तक वो लौट कर आते नहीं हैं। लिहाजा उसके बाद में उनकी जो पत्नी कल्पना होती है, ये मुथ्यम रेड्डी का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। जब मोबाइल नंबर ट्राई करती है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब ये सोचती है कि हो सकता है बैटरी लो हो गई हो, या फिर कहीं ऐसी जगह हो कि जहाँ पर नेटवर्क एरिया ना हो तो कर लेंगे। फिर वेट करती है, इंतज़ार करती रहती है। कल्पना के मन में, जहन में अलग अलग तरीके के कुछ गंदे ख्यालात भी आते हैं, जिससे वो डरती भी है। फिर अपने पति को फ़ोन लगाती है, लेकिन फिर पति का कोई फ़ोन जो था वो लगता नहीं है। लिहाजा उसके बाद में ये अपने सास ससुर और अपने परिवार के जो अन्य लोग थे उनके पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में कहती है कि उसके जो पति मुथ्यम हैं वो नहीं आए हैं, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अच्छा, परिवार वाले लोग ये सुनते हैं तो उसके बाद में मुथ्यम का मोबाइल नंबर वो भी ट्राई करते हैं, लेकिन नंबर तो स्विच ऑफ ही था। पत्नी सच बोल रही थी। लिहाजा उसके बाद में जो परिवार वाले थे अब मुथ्यम को ढूंढने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो कामकाज किया करता था। बाइक से परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मुथ्यम तो आज यहां पर आया ही नहीं। अब बड़ा हैरानी है, बड़ा परेशानी है कि आखिरकार मुथ्यम चला कहां गया। लिहाजा उसके बाद में एक दिन परिवार ढूंढता रहता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, और इसी बीच में 18 मई साल 2026 के दिन ये जो कल्पना होती है अपने परिवार के ससुराल वालों के सदस्यों के साथ में पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है और कहती है कि उसके पति न जाने कहां चले गए हैं, क्योंकि वो काम पर जाते थे और अक्सर इस समय तक उन्हें लौट आना चाहिए था, लेकिन 2 दिन से हम मेरे पति को ढूंढ रहे हैं और उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले को दर्ज करती है, तहकीकात करती है, और उसके बाद में सबसे पहले मुथ्यम के घर पर जाकर वहां के आस पड़ोस के लोगों से, मिलने वाले लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों, उस दिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुथ्यम से मिला हो या फिर मुथ्यम को उसने देखा हो। अब पुलिस बड़ा हैरान है, परेशान है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने मुथ्यम को देखा हो। लिहाजा पत्नी से फिर से पूछा जाता है, कुछ कह कर गए थे, कुछ बोल कर गए थे।
तो पत्नी कहती है कि उन्होंने ना मुझसे कुछ कहा और ना मुझसे कुछ बोला। मैंने उनका मोबाइल नंबर लगाया तो स्विच ऑफ मिला। उसके बाद मैं इंतजार करती रही। थोड़ी देर के बाद फिर नंबर लगाया, फिर स्विच ऑफ। उसके बाद मैंने परिवार वालों को बात बताई। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले अब इस पूरे मामले के अंदर, इस गांव के अंदर अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हैं और मुखबिरों को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद में अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो मुत्थम रेड्डी थे उनका किससे उठना बैठना था, किससे मिलना जुलना था। कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ में कोई नज़दीकी, कोई प्रेम संबंध, कोई दुश्मनी वाला एंगल। लेकिन दोस्तों तमाम एंगल्स पुलिस खंगाल चुकी थी। किसी भी एंगल से पुलिस को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक व्यक्ति अपने परिवार को, अपने घर वालों को छोड़कर कहां चले जाएगा। अब पुलिस को यह भी डर है कहीं मुत्थम रेड्डी के साथ में कोई अनहोनी ना हो गई हो। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वालों को गांव के मुखबिर जो गांव में उसने एक्टिव किए थे, वो उसमें से एक व्यक्ति पुलिस को आके बताता है कि मुत्थम रेड्डी और उसकी पत्नी कल्पना, इन दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से रिश्ते खराब चल रहे हैं। हालांकि इनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन 3-4 महीने तक इनके परिवार में सब कुछ ठीक था। लेकिन पिछले 3-4 महीने से मुत्थम रेड्डी और उनकी पत्नी कल्पना, इन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है और आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा, तकरार, ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब जैसे ही ये चीजें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस वाले अब ऐसे पत्नी पर तो शक जता नहीं सकते, इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं एक बार कल्पना के मोबाइल्स की कॉल डिटेल्स निकाल लेते हैं। कल्पना जो कि मुत्थम रेड्डी की पत्नी थी, कल्पना की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पुलिस को यहां पर बड़ा हैरान और चौंकाने वाला कुछ मिलता है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि एक गांव है एल गोपी और इसी एल गोपी गांव का रहने वाला है गैनी पंडारी। एक व्यक्ति है जिसका नाम गैनी पंडारी है। उस गैनी पंडारी के साथ में इस कल्पना की पिछले 3 महीनों से लगातार इतनी ज़्यादा बात हो रही है जो सामान्य तौर पर कोई किसी से इतनी ज़्यादा बात नहीं करेगा। अब पुलिस को शक हो जाता है, इसलिए पुलिस वाले यहां पर कल्पना को तो नहीं छूते लेकिन गैनी पंडारी को उठा लेते हैं। गैनी पंडारी को उठाने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आते हैं। उससे मुत्थम रेड्डी के बारे में पूछताछ की जाती है। क्या तुम मुत्थम रेड्डी को जानते हो? क्या तुमने मुत्थम रेड्डी को देखा है? तुम्हें पता है कि वो अपने घर से लापता हैं? अब गैनी पंडारी कहता है कि नहीं साहब, मैं तो उसे जानता ही नहीं, मैं उसके परिवार के किसी सदस्य को नहीं जानता। और शायद यहीं पर गैनी पंडारी फंस चुका था, क्योंकि गैनी पंडारी मुत्थम रेड्डी की पत्नी कल्पना से पिछले 3 महीनों से लगातार बात कर रहा है। तो फिर वो ऐसा कैसे कह सकता है कि वो मुत्थम रेड्डी के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं जानता है। लिहाजा पुलिस वाले अब मुत्थम रेड्डी के जो गुमशुदगी थी उसके वजह से गैनी पंडारी के ऊपर सख्ती दिखाते हैं और जब गैनी पंडारी के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो आखिरकार गैनी पंडारी टूटता है और टूटने के बाद में कहता है कि साहब, हमने मुत्थम रेड्डी का कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही ये कहता है कि हमने, तो पुलिस वाले कहते हैं कि दूसरा कौन व्यक्ति है? तो ये गैनी पंडारी कहता है कि साहब, मुत्थम रेड्डी की पत्नी कल्पना वो खुद इसमें शामिल है और उसी के कहने पर यह सब कुछ किया गया है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले कल्पना को भी उठाते हैं। कल्पना और गैनी पंडारी इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाकर और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये दोनों कहते हैं कि साहब, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दरअसल कल्पना जो अपने पति के साथ 12 साल पहले शादी करके आई थी, उसी पति से उसके बच्चे हुए, उसी के साथ में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन 3 महीने पहले कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये रहने वाली थी मनूर मंडल की और मनूर मंडल में ही ये गांव आता है एल गोई गांव। इसी गांव का रहने वाला था गैनी पंडारी। इसी गैनी पंडारी से जब इस कल्पना की मुलाकात होती है, मुलाकात पहले नज़दीकियों में बढ़ती है, उसके बाद दोस्ती होती है और दोस्ती नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है। और जब इन दोनों के बाद बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बनते हैं दोस्तों, तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि मिलना मिलाना शुरू होता है। शुरुआत में इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें किसी को पता नहीं चलेंगी, लेकिन आखिरकार दोस्तों ये चीज़ें लोग पता भी चलती हैं और इस बारे में मुत्थम रेड्डी को जानकारी भी होती है। और जब मुत्थम रेड्डी को इस बारे में जानकारी होती है तो वो अपनी पत्नी के ऊपर इस बात को लेकर सख्ती दिखाता है। वो कहता है कि तुम जो कर रही हो वो रास्ता ठीक नहीं है। जब वो अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें लगाता है, बाहर आना जाना बंद करता है, अब यहीं पर जो कल्पना थी इसी गैनी पंडारी के साथ मिलकर अपने पति की कत्ल की साजिश रचती है। 16 तारीख यानी 16 मई साल 2026 रात का समय ये गैनी पंडारी को कॉल करती है और कॉल करके अपने घर में बुला लेती है। घर में बुलाने के बाद में ये पहले तो गला दबाकर मुत्थम रेड्डी की हत्या करते हैं। उसके बाद रात के अंधेरे में उसके शव को लेकर जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर जेसीपी से एक पहले से इन्होंने गड्ढा करा के रखा था, उसी गड्ढे के अंदर जो मुत्थम रेड्डी है उसकी डेड बॉडी को डालकर उसे पत्थरों, ईंटों, रोड़ों, इस तरीके की चीज़ों से भर देते हैं
ताकि कभी भी मुथ्थम रेड्डी की डेड बॉडी गांव वालों को क्या, पुलिस तक को न मिल पाए। बहरहाल जब इस पूरे केस का पुलिस खुलासा करती है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की पत्नी थी जिसने 12 साल अपने पति के साथ में गुजारे और 12 साल के बाद उसे किसी गैर मर्द से इश्क हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पति का कत्ल कर देती है, अपने बच्चों को अनाथ कर देती है। आप लोग जो भी सोचे इस पूरी स्टोरी के बारे में मुझे कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स है इसमें शरियन शर्मा है लिखते हैं, मलिक भाई समय बहुत बुरा चल रहा है, अवैध संबंध के चलते एक दूसरे के लोग खून के प्यासे बने पड़े हैं। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। वसीम जी कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, कहानी बहुत ही दुखी है, अल्लाह खैर करे और अल्लाह आपको जल्दी कामयाबी दे। तो मेरे भाई शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी, शमसुल अंसारी जी और मंसूरी भाईजान जी हार्ट्स बनाकर कुछ इमोजीज बनाकर हमें शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं सेम इंसिडेंट इन अजमेर आल्सो लास्ट ईयर। तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, खैर शुक्रिया आपका। सुल त्यागी लिखते हैं बुलंदशहर वाली जो घटना है बिल्कुल सत्य है, रेणु सुल त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो रेणु सुल त्यागी आप तो हमारे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और आपको पता ही है कि हम जितनी भी घटनाएं सुनाते हैं सारी सत्य होती हैं। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं आपकी वॉइस दिल को टच करती है, तो मेरे भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। कुणाल डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं नमाता भैया कैसे हो आप, नमस्ते लिखना चाहते हैं शायद। भैया नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। अशबा जी है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, घोर कलयुग है, ये इतना ही था, भाग जाती बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। खैर क्या ही कहा जा सकता है अशबा जी, शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, दर्दनाक स्टोरी है, मेरे छोटे भाई सबको अच्छा रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल डॉक्यूमेंट्री लिखते भैया एक हेल्प चाहिए थी प्लीज़ भैया, मैं आपको जब से सपोर्ट कर रहा हूँ तब से चैनल बनाया था, आपने छोटा बच्चा चैनल से याद होगा कि आपको एक छोटा सा हेल्प चाहिए भैया, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो कुणाल डॉक्यूमेंट्री जी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स मैसेज करिएगा, मैं आपसे मिलूंगा और मैं देखूंगा कि आप किस तरीके की हेल्प चाहते हैं। डेफिनेटली अगर मेरे बस में कुछ होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर करूंगा। उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती है, शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं नाइस वर्क ब्रो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। रशपाल सिंह जी जो है वो लिखते हैं वेरी गुड जॉब ब्रो, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं सुपर ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन लिखते हैं भैया स्टोरी में फ़ोटो लगाया करो जिससे स्टोरी में जान आती है। तो मोइन जी ऐसा है कि किसी भी एक तरीके से जब कोई केस होता है तो वो केस महज एक केस होता है, लेकिन जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है उससे पहले फ़ोटो लगाना शायद ठीक नहीं होंगे। और एआई की फ़ोटो में कुछ लगाता नहीं क्योंकि उन फोटोज़ का कुछ मतलब ही नहीं है स्टोरी में। खैर शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं। नसीर अहमद लिखते हैं भैया एक चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में देखी हूँ, जब कोई गलत काम करने लगता है तो उसको अच्छा बुरा दोनों बात का फ़र्क नहीं पड़ता, गलत काम करना उसके लिए हो जाता है। तो बहुत लंबा सा कमेंट्स है नसीर अहमद जी का, शुक्रिया आपका। खैर और उसके बाद में सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ बेहतरीन से कमेंट्स जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वीडियोस में फ़ोटोज़ ग्राफ्स वगैरह लगाया करो, तो देखो उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई केस होता है तो जब तक अदालत से उस व्यक्ति को दोषी न ठहरा दिया जाए, जब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं होता। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे राय अपनी कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।